कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। दक्षिण कोसा क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। और छत्तीसगढ़ जो है वो सभी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं वो सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो अमीन भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे CG टेट हो या SI भर्ती हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, छत्तीसगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। छत्तीसगढ़ के साथ दिक्कत ये है कि छत्तीसगढ़ में समय के साथ जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो कंटेंट ज़्यादा हो जाने के बाद उन चीज़ों को, तथ्यों को याद करना आज के डेट में बहुत ही कष्टकारी हो गया है बच्चों के लिए। तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ट्राई करेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो हम बहुत ही शॉर्ट, स्वीट और बहुत ही इंटरेक्टिव टाइप से पढ़ें, ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएं, है ना। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चन पूछ जाते हैं उस तरह से हम पढ़ने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमको देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस राज्य के इस्टेब्लिशमेंट अर्थात गठन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर सन 2000 को। जब इस राज्य का निर्माण होता है तो नवीं पंचवर्षीय योजना का काल चलते रहता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? नवीं पंचवर्षीय योजना। और ये नवीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था ये 1997 से 2002 के बीच था। अब आप पूछेंगे सर ये 9th 5 ईयर प्लान होता क्या है? तो देखिए, पहले क्या था, USSR से हमने ये 5 ईयर प्लान जो है ना इंडिया ने लिया। ठीक है, इट मीन्स वहाँ से अपनाया गया। 5 ईयर प्लान में हम 5 सालों की जो विकास की रूपरेखा है वो पहले से तय कर लेते थे कि किस तरह से विकास होगा अगले 5 वर्षों में। ठीक, फोकस किस क्षेत्र पर होगा, है ना, हमको क्या करना है, ये पहले से तय होता था। कई बार इसमें रुकावटें भी हैं। फिर बीजेपी गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट आती है और NDA गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर देती है और इसकी जगह नीति आयोग का गठन होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, इसका गठन होता है। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था तो कौन सा 5 ईयर प्लान चला था? तो 9th 5 ईयर प्लान चला था। अब शायद ना पूछे इसको। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का जो गठन है वो होता है मध्य प्रदेश से अलग होकर। मध्य प्रदेश जो इसका मातृ राज्य होता है उससे 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होता है। अब मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से, ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, MP का अगर हम नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट ये सब देखें तो छत्तीसगढ़ किस ओर दिखेगा आपको? छत्तीसगढ़ दिखेगा किधर की ओर? ये इस ओर। तो दक्षिण पूर्वी हिस्से से, कौन से हिस्से से? दक्षिण पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्से से छत्तीसगढ़ का गठन होता है और इस दक्षिण पूर्वी हिस्से से गठन में मध्य प्रदेश का 30.47% जो एरिया होता है वो छत्तीसगढ़ को मिल जाता है। कितना प्रतिशत? 30.47%, लगभग 30% समझ लीजिए। 30.47% एरिया से छत्तीसगढ़ का गठन होता है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को 16 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। यहाँ पर 1 नवंबर 1998 को 9 नए डिस्ट्रिक्ट बने रहते हैं। कोरबा, जांजगीर, धमतरी, है ना, कबीरधाम जिस कंवरधा कहते हैं, है ना, दंतेवाड़ा, कांकेर,
ठीक है, कोरिया, जसपुर, तो इन सब से करीब 9 जो जिले हैं ये 1998 में गठित हुए रहते हैं। तो जब छत्तीसगढ़ आज़ाद होता है ना, छत्तीसगढ़ तो 2000 में आज़ाद हुआ, तो 2000 में छत्तीसगढ़ को कितने डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट। तो 30.47% एरिया और 16 डिस्ट्रिक्ट के साथ छत्तीसगढ़ का गठन होता है। अब आप यहाँ पर मैं मेंस पैटर्न में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, छत्तीसगढ़ का जो गठन है उसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोलॉजिकल रीजंस थे। ठीक है, जियोग्राफिकल रीज़न ये था कि छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही संपन्न राज्य था, लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और ये क्या था, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, पर्वत पहाड़ सब इससे संपूर्ण रूप से ये धनी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। कल्चरली यहाँ पर आदिवासी बहुल्य राज्य है, जनजाति बहुल्य राज्य है, अलग कल्चर, अलग डाइवर्सिटी रखता है, विशेष यह कल्चर जो रखता है छत्तीसगढ़। ठीक है, पॉलिटिकली भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की मांग भारत की आज़ादी के टाइम से चल रही थी, लेकिन इसको नकार दिया गया। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिकली तो छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट तो था ही नहीं, गरीबी, भुखमरी यह राज्य जो था वो शिकार था, रोजगार नहीं था, किसी भी काम के लिए भोपाल जाना पड़ता था। तो इन सब दृष्टि से छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, मई 1999 के चुनाव, ठीक है, भाजपा का घोषणा पत्र, अटल बिहारी वाजपेयी रायपुर आते हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको एक नया राज्य दूंगा। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने उनकी बात रखी और बीजेपी के 10 सांसद चुन के आते हैं लोकसभा में, और अटल बिहारी वाजपेयी उनकी मांगों को पूरा करते हुए इसे नया राज्य घोषित करते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ इस तरह भारत के नक्शे पर उभर के आता है। तो मध्य प्रदेश के 30.47% एरिया 16 डिस्ट्रिक्ट के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। अब ये 30.47% जो एरिया रहता है वो रहता है कितना? 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो कितना है? 1,35,000। पहले ही याद रखिए 1,35,000, फिर लास्ट में क्या है? 191। ठीक, तो 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। यह जो क्षेत्रफल है, अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। कितना? 4.11% है ना, 4.11। कंफ्यूज नहीं होना है। आप कंफ्यूज जाते हैं कई बार कि पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है और आपका एरिया परसेंटेज क्या है। एरिया परसेंटेज अलग है और पॉपुलेशन परसेंटेज अलग है। पॉपुलेशन परसेंटेज हमको पता है क्या है, 2.43%। भाई हमारे क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है ना। ठीक है, तो हमारा योगदान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 4.11% है। इट मीन्स कि छत्तीसगढ़ का भारत में जो एरिया है वो कितना है? 100% में 4.11%। और इस आधार पर छत्तीसगढ़ इस देश का 9वां बड़ा राज्य है, 9th बिगेस्ट स्टेट या लार्जेस्ट स्टेट। और आपको एक मज़े की बात ये बताऊं कि 9 बड़े राज्यों में से 5 जो बड़े राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया डायरेक्ट कि बताइए छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्यों की संख्या कितनी है? तो 8, 9वां छत्तीसगढ़ हो गया। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, बोला कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में कितने राज्य छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं। अब क्वेश्चन को घुमा दिया तो कितने हैं? 5 राज्य जो हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी जो राज्य हैं वे क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं। ठीक है, अब चलिए देखें ये 8 राज्य जो छत्तीसगढ़ से बड़े हैं वो, और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, एक एक करके हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं।
ठीक, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर आता है राजस्थान का। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर नंबर आता है मध्य प्रदेश का। तीसरे नंबर पर आता है नंबर महाराष्ट्र का। चौथे नंबर पर योगी जी का उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पर मोदी जी का गुजरात। ठीक, समझ में आ रहा है। पहले नंबर पर गहलोत जी का राजस्थान, दूसरे नंबर पर शिवराज जी का मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर शिंदे जी का महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर योगी जी का उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पर मोदी जी का गुजरात और छठवें नंबर पर जगनमोहन रेड्डी का, है ना, क्या, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश तो अलग हो गया, कर्नाटक। ठीक, छठवें नंबर पर आ जाता है कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले है ना, चुनाव होने वाले हैं, तो छठवें नंबर पर आता है कर्नाटक। सातवें नंबर पर आता है आंध्र जगनमोहन रेड्डी का, है ना, और आठवें नंबर पर आता है ओडिशा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार रिपीट करें फिर से। पहले नंबर पर मोदी जी का गहलोत जी का राजस्थान, दूसरे नंबर पर शिवराज जी का मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर शिंदे जी का महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको चीफ मिनिस्टर्स भी मिल रहे हैं। चौथे नंबर पर है योगी जी का उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पर गुजरात। ठीक, छठवें नंबर पर कर्नाटका, सातवें नंबर पर आंध्र और आठवें नंबर पर उड़ीसा और नौवें नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो आप एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करिए। ये फिर ये और ऐसा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये तो बात हो गई टॉप 9 लार्जेस्ट स्टेट की। अब अगर हम बात करते हैं पड़ोसी राज्यों की, तो देखिए छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। आंध्र है, कर्नाटक है क्या, नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है क्या, नहीं है, गुजरात है क्या, नहीं है। ठीक, तो इस तरह देखो छत्तीसगढ़ के बगल में कितने राज्य हैं, 5 जो राज्य हैं छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। कौन कौन से है, तो यहाँ पर देखते जाइए। अगर क्रम भी पूछ दिया तो याद रखना चाहिए। एमपी के बाद महाराष्ट्र, देखो पश्चिम से चालू करना, ऐसे आपको पश्चिम से चालू करना। ये एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। ठीक, ये हो गया, लीनियर हो गया। एमपी नीचे जाओ ऊपर जाओ, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी, उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए दक्षिणतम राज्य, यहाँ पर गलत मैप बना हुआ है, दक्षिणतम राज्य आंध्र, और ये एक लाइन खींच दीजिए उड़ीसा के साथ। इस तरह ये आप क्रम में भी जान गए। तो एक बार चलिए, तो बिना देखे मुझको एक बार बताइए, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। कौन सा आएगा फर्स्ट कौन आएगा, हाँ एमपी। सेकंड नंबर पर हाँ महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर यूपी, 1 डाउन 1 अप हो गया। फिर सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, और लीनियर बनाना है, एक लाइन बनानी है, तो उसके बगल में कौन है जी, उड़ीसा। इस तरह से हमको एक राज्यों का क्रम भी मिल गया। आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा, है ना। चाहे वो पूछे कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं, तो 5 राज्य मैंने बता दिया, और अगर हमको क्रम भी पूछे तब भी हमने बता दिया, है ना। आपका एस्पेक्ट नज़रिया कैसा है ना, यही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा भैया, समझ में आया बात आपको। ठीक, अच्छा, इसके लिए कोड भी है, अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं 8 राज्य, है ना, तो इसके लिए कोड है रम्मू जीके आओ, RMMU जीके आओ। R का राजस्थान, M का MP, M का महाराष्ट्र, U का यूपी, G का गुजरात, K का कर्नाटका, A का आंध्रा और O का उड़ीसा। ठीक, तो क्या रम्मू जीके आओ, ये समझ लो किसी माता के 2 बच्चे हैं, रम्मू और जीके। ठीक,
और उनको बुला रही माँ, रम्मू जी के आओ। ठीक है जी, तो ये कोड आप याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का निर्माण स्पेशल ट्राइब कल्चर के कारण हुआ। अब जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो यह 26वां राज्य था देश का। ठीक, इससे पहले 25 राज्य थे। छत्तीसगढ़ जब निर्मित हुआ तो कौन सा नंबर का राज्य है? 26वां। ठीक, इसके सिम्बलिंग भी हैं। सिम्बलिंग माने जुड़वा। ठीक, छत्तीसगढ़ जब बना ना तो उसके साथ ही 2 और अन्य राज्यों को बनाने की घोषणा हुई थी, और वो राज्य थे उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड और झारखंड भी छत्तीसगढ़ के साथ गठित होते हैं। भले ही दिनांक अलग थे, तिथि अलग थी, लेकिन इनका गठन भी छत्तीसगढ़ के साथ ही हुआ। ठीक है, सेम 2000 में। ठीक, ओझा याद रख लेना, उत्तराखंड और झारखंड क्रम में। अब देखिए, जिस दिन छत्तीसगढ़ का गठन होता है उस दिन छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 16, 146 विकास खंड थे, डेवलपमेंट ब्लॉक्स थे। ठीक, और 146 तहसीलों की संख्या भी थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो 16 जिले, 146 विकास खंड और 146 तहसील थी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अभी बहुत सारी तहसीलों का निर्माण हो रहा है, तो बहुत लोग नए नए चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इस राज्य की राजधानी की, तो इस राज्य की राजधानी है अब नवा रायपुर अटल नगर। क्या है? नवा रायपुर अटल नगर। अब देखिए, इसका नाम नया रायपुर अटल नगर, सबसे पहले तो राजधानी नया रायपुर थी, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया नया रायपुर अटल नगर। ठीक, फिर उसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो नया की जगह वो नवा कर देते हैं शब्द को, क्योंकि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ उस समय चलते रहता है ना। तो ये होता है नवा रायपुर अटल नगर। अब ये एक्चुअल में हम एक श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे कि इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो इसलिए इस राज्य का नाम, राज्य की राजधानी का नाम नवा रायपुर अटल नगर है। अब देखो, नवा रायपुर अटल नगर ऐसे तो नहीं कि पहले से एग्जिस्ट करता था। नवा रायपुर अटल नगर को बसाया गया है राखी गांव में। उत्तर छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक क्षेत्र है, ग्राम है जिसका नाम है राखी ग्राम। राखी ग्राम को क्या करके वहाँ से विस्थापित करके इसको बसाया गया। फिर अगर हम छत्तीसगढ़ की न्यायधानी की बात करें तो वो है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्थित है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। अब यह भी कहाँ स्थित है जी? बोदरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। बोदरी ग्राम पंचायत बिलासपुर में स्थित एक ग्राम पंचायत है, जहाँ पर है ना आपका छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट स्थित है। ठीक है, क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी यहाँ से। अच्छा, मुझको कोई बताए कि छत्तीसगढ़ का जो ये हाईकोर्ट है ये देश में कौन से क्रम का है? एक बार बताइए, कौन से क्रम का है? ठीक, चलिए ठीक, हाँ, कितने क्रम का है? 19वें क्रम का है ना, ये पूछ सकता है आपको। तो छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है वो 19वें क्रम का है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें राजकीय प्रिंटिंग प्रेस की, अब आप लोग पढ़ते तो राजकीय प्रिंटिंग, लेकिन होता क्या है, देखो छत्तीसगढ़ में जितने भी बॉन्ड पेपर हैं, है ना, राजपत्र हैं, या छत्तीसगढ़ में जो भी प्रिंटिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट की से संबंधित जितना भी प्रिंटिंग का काम है वो होता है आपका चिखली ग्राम में। चिखली ग्राम कहाँ है? राजनांदगांव में। ठीक है, तो राजनांदगांव कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो राजनांदगांव यहाँ से सिचुएटेड है ना, तो राजनांदगांव में चिखली ग्राम है, वहाँ पर क्या होता है? प्रिंटिंग का काम होता है। ठीक है जी। फिर ब्रेल लिपि प्रेस, आपको पता है कि जो क्या है, दिव्यांग हैं आँखों से, उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेल लिपि की छपाई जो है, ब्रेल लिपि की जो छपाई है वो होती है हमारे बिलासपुर में। अब बिलासपुर में भी कहाँ? सब्जी मंडी के पास तिफरा है ना, तिफरा सस्ती साड़ियाँ मिलती हैं वहाँ। हाँ, चले मत जाना, अभी पढ़ाई कर लो। तिफरा बिलासपुर में ब्रेल लिपि प्रेस है। फिर है छत्तीसगढ़ की राजभाषा। छत्तीसगढ़ की जो राजभाषा है
वो है राजकीय भाषा है हिंदी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त राज्य भाषा है छत्तीसगढ़ी। ठीक, छत्तीसगढ़ी भी छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त राज्य भाषा है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में हमारी जो राजभाषा है उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। कब का गठन किया गया था? 28 नवंबर सन 2007 को। ठीक, कब? 28 नवंबर 2007, यानी राज्य निर्माण के 7वें साल में। ठीक, तो 28 नवंबर सन 2007 को राजभाषा आयोग का गठन होता है और इस दिन राजभाषा आयोग के गठन होने के कारण इसी दिवस को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ी को हम क्या करना चाहते हैं? 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाना चाहते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया। कब? 28 नवंबर 2007 को। तो इस तरह राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है जी? 28 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। फिर अगर छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है वो है 2,55,45,198। ठीक, अब यह डाटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, आपको 2011 की जनगणना ही पूछा गया क्वेश्चन। तो 2,55,45,198 ये छत्तीसगढ़ की क्या है? पॉपुलेशन है। अब और हम छत्तीसगढ़ जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर है ना, वो 2.43% है भारत देश का। भारत देश की जो कुल पॉपुलेशन है ना वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? कितना जी? 2.43%। और कौन सा स्थान रखता है छत्तीसगढ़? 16वां स्थान रखता है, 16वां। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक, 2.11 मत कर देना। 2.11 जो है वो भारत है ना का क्या है? भारत का प्रतिशत है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर। ये 2.43% है, याद रखिएगा। ठीक, पॉपुलेशन के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है भारत में कितना स्थान रखता है? 16वां। और कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भारत देश की? 2.43%। 2.43% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में निवास करती है। 2,55,45,198 है ना। 191 किसमें है? किलोमीटर एरिया में है, क्षेत्रफल में है। 198 लाख कहाँ पर है? जनसंख्या में। ठीक, 255,45,198। ठीक है जी, समझ में आ रहा बात? अच्छा, भारत कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल के आधार पर? 7वां, 7th। इसका कोड है रक्कूबाई। ठीक, क्या है रक्कूबाई? रशिया, कनाडा, चीन RCC, USA, B ब्राज़ील, A ऑस्ट्रेलिया और I इंडिया। ठीक, रक्कूबाई। अच्छा, अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम दूसरे स्थान पर थे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि भारत अब प्रथम स्थान पर आ गया है जनसंख्या के आधार पर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है आज, सबसे बड़ा है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। ठीक है जी, स्पष्ट हुआ ये चीज़ें आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ से, ठीक, एक चीज़, थोड़ी चीज़ें यहाँ पर जनसंख्या में मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है छत्तीसगढ़ में वो है 189 है ना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। तो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 189 व्यक्ति रहते हैं छत्तीसगढ़ में। यहीं पर अगर भारत की बात करें तो 382 है यही आंकड़ा। ठीक, तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है छत्तीसगढ़ का। वहीं पर अगर बात करें भारत की तो 382 है यही। फिर अगर लिंगानुपात की बात करते हैं,
लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो जो है छत्तीसगढ़ का वो है 991, 991, और यह प्रति 1000 पुरुषों पर है। ठीक, में भी देखिए डाटा चेंजेस होते रहते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं पहले बता देता हूँ। अभी जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे जो होता है उसके अनुसार डेटा चेंजेस हो गए होंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 991 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है छत्तीसगढ़ में। यही आंकड़ा जो भारत का है 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। ठीक है जी। और भारत में लिंगानुपात सबसे बेहतर है केरल का। ठीक, पहले स्थान पर है। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ में जो रेलवे जोन है, रेलवे जोन की बात करें तो वो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है जी? बिलासपुर में है। कहाँ स्थित है मुख्यालय? बिलासपुर। ठीक, ठीक, क्या है? बिलासपुर। ठीक, तो छत्तीसगढ़ कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और यह बिलासपुर स्थित है। तो बिलासपुर जोन भी कह सकते हो। तो बिलासपुर में स्थित है जोन मुख्यालय। छत्तीसगढ़ रेलवे के 3 डिवीज़न हैं, बिलासपुर डिवीज़न, रायपुर डिवीज़न और नागपुर डिवीज़न। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आपको 3 डिवीज़न है इसके। अच्छा, यह रेलवे जो जोन है ये कौन से क्रम का है छत्तीसगढ़ में? 16वां रेलवे जोन है यह, 16th रेलवे जोन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 16th रेलवे जोन है देश का। ठीक है, आपको मुझको बताना है, कल की क्लास से पहले होमवर्क है, बताइए छत्तीसगढ़ भारत में कुल रेलवे जोन्स की संख्या कितनी है? कल इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मुख्य एयरपोर्ट की, तो मुख्य एयरपोर्ट का नाम है ना, जो रायपुर में स्थित है, इसका नाम क्या है ये पूछता है। शहीद वीरनारायण है क्या? कि बाबा गुरु घासीदास? कि बिलासा केवटीन? नहीं, छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हुई आपको। अब अगर हम छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संगठन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में संभागों की संख्या वो जो है वो है कितनी? बताइए मुझको, कितने संभाग हैं? पाँच। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 5 है। यस सर, नो? बताइए कौन कौन सा संभाग है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? 5। देखें एक बार। ठीक, ये देखिए, पहले नंबर का संभाग, एक संभाग है सरगुजा, दूसरा संभाग है बिलासपुर, तीसरा है दुर्ग, चौथा रायपुर और 5वां आपका बस्तर। इस तरह छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 5 है। वहीं पर अगर जिलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या हो गई है 33। कितनी है? 33। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 33। ठीक है, इन सभी पर विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर अगर हम बात करें विकास खंडों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ के निर्माण से अभी तक विकास खंडों की संख्या जो है वो 146 से ही रही है। ठीक है, फिर राज्यसभा सीटें अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। चूँकि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें 5 हैं। यह छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि किस आपके जो पार्टी है उसके पास कितनी सीटें हैं। जिस पार्टी के पास जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उसको उसमें उतना ज़्यादा हिस्सा मिलता है।
विधानसभा राज्यसभा सीट में। तो छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट हैं। अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11। कितनी हैं? 11। ठीक है, 5 से डबल कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 सीटें हैं। अब देखिए, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है। तो अगर हम बात करें आरक्षण की, तो लोकसभा सीटों में 4:1:6 का अनुपात आपको देखने को मिलता है, जहां 4 जो है वो शेड्यूल ट्राइब को आरक्षित है, वहीं 1 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए है, और वहीं पर 6 जो सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 4, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट, और आपके अनरिजर्व्ड अनारक्षित की जो सीट है वो है कितनी? 6 हैं। एक ऐसी सीट जो आपको देखने को मिलती है वो कौन सी है, आपको मुझको बताना है। ठीक है, ठीक। चलिए, विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 90 है, और यहाँ पर जो आरक्षण अनुपात है वो 29:10:51 का है। शेड्यूल ट्राइब को अर्थात अनुसूचित जनजाति हेतु 29 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, 10 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु, और अनारक्षित सीटों की संख्या 51 है यहाँ पर। ठीक है, तो 29:10:51 ये वर्तमान में आरक्षण की व्यवस्था है। 29:10:51 क्लियर है जी? समझ में आ रहा है? ठीक, वर्तमान में 29:10:51 ये आरक्षण की व्यवस्था है विधानसभा सीटों के लिए। पहले चीज़ें ये होती थी कि विधानसभा सीटों की संख्या और विधानसभा सदस्यों की संख्या दोनों अलग होती थी। पहले एंग्लो इंडियन को एक प्रतिनिधित्व देने के कारण विधानसभा सीटों की संख्या जहां 90 होती थी, वहीं विधानसभा सदस्यों की संख्या 91 होती थी। लेकिन नए एक्ट में संशोधन के पश्चात एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया और विधानसभा सीटों और सदस्यों की संख्या समान हो गई। अब यह 90 है। ठीक, इस तरह अगर बात करें तहसीलों की संख्या की, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 201 तहसीलें अस्तित्व में आ चुकी हैं। कितनी हैं? 201 तहसीलें यहाँ पर अस्तित्व में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, क्लियर है आपको? अच्छा, अगर हम बात करें विकास खंडों की, तो इस 146 विकास खंडों में जो अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खंड है, शेड्यूल ट्राइब विकास खंड है, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है? 85 है। और 50-50, देखो जनजाति का प्रतिशत हमारे 50% से ज़्यादा है ना, तो उसको मान लो 50-50, तो इतने ही गांव 50-50, तो 5050 जो ग्राम हैं वो अनुसूचित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम पंचायती राज की संख्या की बात करें, पंचायती राज संस्थाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में कुछ इस तरीके से है। जैसे छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों की संख्या 27 है, जबकि जनपद पंचायतों की संख्या 146 है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत 146 इसलिए हैं अभी तक, और जिला 27 इसलिए हैं। इस कारण को हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए है ना, तो उस समय जिलों की संख्या 27 थी। पंचायती राज चुनाव हुए तो नए जिलों में जिला पंचायतों की स्थापना नहीं हो पाई है। ठीक है, जिला पंचायतों की स्थापना नहीं हो पाने के कारण अभी भी क्या है, 27 जिला पंचायत आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर जनपद पंचायत की बात करें, तो ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायतों का गठन किया जाता है, इसलिए जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? 146 है। वहीं पर अगर ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10,967 ग्राम पंचायतें छत्तीसगढ़ में थीं। वहीं पर ग्रामों की जो संख्या है वो कितनी थी? 20,126। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद पंचायत विभाग के द्वारा
पंचायत विभाग के आंकड़ों के अनुसार 11,664 ग्राम थे। फिर होता क्या है, नगरीय निकाय विस्तार होता है और नगरीय निकाय विस्तार के बाद कुछ ग्रामों को नगर पंचायत में शामिल कर दिया जाता है और करीब 13 ग्राम पंचायत यहाँ पर क्रम हो जाते हैं और यहाँ पर वर्तमान में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो है 11,651। फिर अगर हम ग्रामों की संख्या की बात करें तो 20,126 ग्राम जनगणना 2011 के अनुसार थे। लास्ट 126 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो लगभग वो क्लोज चले जाता है 255 के। तो पंचायत विभाग के द्वारा 20,255 ग्राम बताए गए थे। वापस से वही नगरीय का विस्तार होता है और 21 ग्राम यहाँ पर कम हो जाते हैं। इसके बाद नई संख्या निकल के आती है जो है 20,234 ग्राम। तो ग्रामों की संख्या 20,234 है और 11,651 51 याद रखिएगा 116 है ना, ये क्या है ग्राम पंचायतों की संख्या। वहीं पर गांव की संख्या 20,234 है ना, 2 3 4 20 को याद रखना, उसका है 2 3 4 लास्ट में 20,234। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया आपको। फिर उसके बाद अगर हम नगरीय निकायों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल नगरीय निकायों की संख्या 170 है, जिसमें से नगर निगमों की संख्या कितनी है 14। छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं 14। नगर पालिकाओं की संख्या 44 है और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है 112 है। ठीक, नगर निगम कितने हैं 14। ठीक, उसमें 30 की वृद्धि कर दो, नगर पालिका कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। ठीक है जी, और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है 12 है ना, 4 तिया, यहाँ पर 30 जोड़ना था, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक, और 1 सामने में रख दीजिएगा आप। ठीक है जी, समझ में आया। तो इस तरह वर्तमान में कुछ प्रशासन और आपका पंचायती राज व आपको क्या देखने को मिलता है, नगरीय निकाय संस्थाएं देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम छत्तीसगढ़ में प्रथम मंत्रिमंडल की बात करें तो मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल में थे तो सबसे पहले तो सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात चूँकि मेजॉरिटी में कांग्रेस थी तो कांग्रेस से अजीत प्रमोद कुमार जोगी क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक, अजीत प्रमोद कुमार जोगी को क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक, बहुत ही वरिष्ठ आईएएस थे और बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे, आईएएस रहे अजीत जोगी जी, है ना। और करीब 3 वर्षों तक इनका शासन चलता है ना, अजीत प्रमोद कुमार जोगी का। होम मिनिस्टर बनाए जाते हैं स्वर्गीय नंद कुमार पटेल। ठीक, आपको पता है झीरम घाटी हमले में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि नंद कुमार पटेल की। ठीक, तो वो पहले होम मिनिस्टर रहते हैं। और शिक्षा मंत्री का पदभार जाता है सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सत्यनारायण शर्मा प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं इस राज्य के। वहीं वित्त मंत्रालय का प्रभार जाता है रामचंद्र सिंह देव को। ठीक, सरगुजा संभाग से बिलोंग करते हैं रामचंद्र सिंह देव, प्रथम वित्त मंत्री यहाँ पर बनते हैं। फिर महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं गीता देवी सिंह। गीता देवी सिंह को महिला बाल विकास मंत्री बनाया जाता है। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ये वे राजेंद्र प्रसाद नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही याद रखिएगा जैसे संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उपाध्यक्ष बनते हैं बनवारी लाल अग्रवाल, कोरबा से बिलोंग करते हैं, तो बनवारी लाल अग्रवाल उपाध्यक्ष बनते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के। राज्यपाल जो होते हैं वो दिनेश नंदन सहाय, है ना, वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी, है ना, डीएन सहाय छत्तीसगढ़ के पहले क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। अगर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य जब था तब
वहाँ के पहले जो सीएम थे रविशंकर शुक्ल, ठीक, कौन, रविशंकर शुक्ल, वो जो थे वो छत्तीसगढ़ से ही आते थे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम जो थे वो रविशंकर शुक्ल थे और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। इसके बाद और भी नाम आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर राज्यपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव, ठीक। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो मथुरा प्रसाद दुबे, है ना, ये भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में छत्तीसगढ़ का दबदबा बहुत पहले से रहा है। फिर अगर बात करें मध्य प्रदेश में महिला मंत्री की छत्तीसगढ़ से, तो वो रही पद्मावती देवी, ठीक। खैरागढ़ राज्य के राजा, है ना, महेंद्र बहादुर की पत्नी, है ना, पद्मावती देवी, ये पहली महिला मंत्री बनती है मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में, ठीक है जी। फिर अगर हम कुछ प्रशासनिक प्रमुखों की बात करें तो जैसे न्यायिक प्रमुख थे हमारे डब्ल्यू ए शशांक। तो पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं डब्ल्यू ए शशांक। डब्ल्यू ए शशांक को छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है। लेकिन जिस दिन यहाँ पर उनकी ओथ सेरेमनी होनी थी, या एक्चुअल में जिस दिन राज्य बना उसके दूसरे दिन यहाँ उनको पद ग्रहण करना था, लेकिन हुआ क्या, ये पहुँच नहीं पाए, है ना। और पहुँच ना पाने के कारण उस दिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में आर.एस. गर्ग को नियुक्त किया गया। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे आर.एस. गर्ग। कौन? आर.एस. गर्ग, है ना, कौन? गर्ग क्या बनते हैं? पहले कार्यवाहक न्यायाधीश बनते हैं और वहीं पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं डब्ल्यू ए शशांक, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त छत्तीसगढ़ के पहले थे एस के विजयवर्गीय। अब देखो ये नाम जो है कंफ्यूज करेंगे कौन था कौन नहीं था। तो किसी भी आसपास में कोई विजय नाम का व्यक्ति हो या तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो कोई उसको क्या बना दो, मुख्य सूचना आयुक्त छत्तीसगढ़ का पहला। नहीं तो क्या करिए, सूचना हमेशा क्या चीज़ की मिलनी चाहिए? विजय की मिलनी चाहिए, है ना। अगर आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो सूचना किसकी मिलेगी? विजय की मिलेगी, ठीक। तो एस के विजयवर्गीय छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक। फिर निर्वाचन आयुक्त। देखो चुनाव होते हैं तो 3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है चुनाव करवाने वाला, दूसरा पक्ष होता है चुनाव जीतने वाला और तीसरा पक्ष होता है चुनाव हारने वाला। ये 3 पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों में जो हमेशा अजेय रहता है, चाहे किसी की भी जीत हो किसी की भी हार हो, जो हमेशा अजेय रहता है वह रहता है कौन? निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचन आयुक्त थे अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। फिर अगर डीजीपी की बात करें, है ना, पुलिस महानिदेशक की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक थे मोहन शुक्ल, ठीक। कई बार इसे एस.एम. शुक्ल नाम से भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो मोहन शुक्ल, श्री मोहन शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी थे और बाद में यही जाकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के क्या बनते हैं? चेयरमैन बनते हैं, ठीक। फिर लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ के पहले लोकायुक्त बनते हैं कृष्ण मोहन अग्रवाल, के.एम. अग्रवाल। और मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष बनते हैं बाद में कृष्ण मोहन अग्रवाल। तो दोनों व्यक्ति एक ही हैं, है ना। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, है ना। जानते हो पीएससी की लीला अपरंपार है ना। नटखट है पीएससी और हमारे मोहन जो कृष्ण का नाम है ना, कृष्ण जी भी नटखट थे, तो उससे याद रखना मोहन, ठीक। तो वो पीएससी के चेयरमैन हैं। वहीं पर लोकायुक्त की बात करें, है ना, तो इसको लोगों में उपयुक्त समझ लो। लोगों में सबसे उपयुक्त जो वही है होता है जो दुनियादारी सबको समझता है ना। दुनिया भर की दांव पेच उसको आती है, तो किसको आती है? कृष्ण को जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है इस काम में, है ना। तो इस तरह इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। लोकायुक्त और मानवाधिकार, है ना, मानव के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कौन थे? कृष्ण जी थे। महाभारत का युद्ध करा दिया, है ना। तो पांडवों के अधिकारों के लिए लड़े थे ना जी, है ना, इसीलिए तो महाभारत का युद्ध हुआ। तो लोकों में उपयुक्त हो गए लोकायुक्त और मानव अधिकार,
दोनों के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण मोहन अग्रवाल थे पहले। फिर अगर बात करें मुख्य सचिव की, है ना, तो जिस तरह हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य को कहा जाता है अरुण, ठीक। वैसे मुख्य सचिव जो थे हमारे वो थे अरुण कुमार, ठीक है जी। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा बनती हैं हेमवंत पोर्ते। कौन? हेमवंत पोर्ते। वहीं पर गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं संत पवन दीवान, ठीक। कथावाचक, कवि और राजनीतिज्ञ पवन दीवान छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं, है ना। अभी वर्तमान में कौन है जी छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष? शिवरी नारायण से हैं। मठ है वहां पर, मठाधीश। गेस करिए, है ना, खोज के आइए, पता करिए कौन है, ठीक। महंत श्याम सुंदर दास, ठीक। चलो, विद्युत नियामक आयोग। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं एस के मिश्र, ठीक। बिजली गोल होता है तो मिश्रा जी को फोन लगाते हैं, तो एस के मिश्र विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया बात आपको? ठीक है। फिर अगर हम छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नामों की बात करें तो यहाँ पर हम उसको याद करने की यहाँ से कोशिश करते हैं। मंत्रालय और सचिवालय भवन जो है उसका नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी पर, ठीक। देखो, मंत्रालय छत्तीसगढ़ में सबसे पावरफुल जगह है ना, सबसे बड़ा क्या है? वो भवन है ना। वहीं पर अगर हम बात करें सबसे बड़ी नदी की तो महानदी है जी, ठीक। तो महानदी के नाम पर मंत्रालय और सचिवालय है। वहीं पर हम अगर डायरेक्टरेट की बात करें, है ना, संचालनालय की बात करें, तो वो संचालक भवन जो है उसका नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी, है ना, जो बस्तर क्षेत्र में बहती है, वह इंद्रावती। तो इंद्रावती के नाम पर किसका नाम रखा गया है? संचालक भवन का, ठीक है। फिर विधानसभा भवन, छत्तीसगढ़ में जो नवीन विधानसभा भवन बनता है उसका नाम रखा गया है मिनी माता के नाम पर, ठीक है। मिनी माता के नाम पर डैम भी है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? कोरबा में है। बांगो डैम को मिनी माता डैम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मिनी माता थी कौन? मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। 1952 में यह क्या करती हैं? छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती हैं भारतीय संसद में, ठीक है जी। तो 1952 में ये चुन के आती हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक। तो मिनी माता भवन विधानसभा को कहते हैं। फिर मुख्यमंत्री निवास। अब देखो, मुख्यमंत्री को हमेशा अपने क्या प्रजा के प्रति क्या रहना? मुख्यमंत्री तो राजा है राज्य का, उसको क्या रखना चाहिए? हमेशा अपनी प्रजा के प्रति करुणा रखनी चाहिए। तो इसीलिए मुख्यमंत्री का निवास क्या कहलाता है? करुणा, ठीक है। फिर विधायक विश्राम जो गृह है उसका नाम रखा है हमने संगवारी। अब देखो, विधायक भैया वो क्या करता है? लोकल स्तर पर, अपने विधानसभा स्तर पर सबसे भेंट मुलाकात करता है, उनकी बातों को विधानसभा तक पहुंचाता है। तो वो एक तरह से लोगों का क्या है? संगवारी है। क्या है? दोस्त है, साथी है ना। तो इसलिए विधानसभा विधायकों के विश्राम गृह का नाम क्या रखा हमने? संगवारी रखा। अब देखो, राज्य शासन के विश्राम गृह, अरे भाई पहुना, सीधी सी बात है। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं मेहमान को? पहुना। तो छत्तीसगढ़ का जो विश्राम गृह होगा, कोई जो बाहर से आएगा वो कहाँ रहेगा? हमारे घर में रहता है ना एक, है ना, जहाँ पर हम स्पेशली पहुना लोग को रुकाते हैं। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के क्या विश्राम गृह का नाम, राज्य विश्राम गृह का नाम क्या रखा गया है? पहुना रखा गया है। फिर राज्य चिकित्सालय की बात करें तो उसका नाम रखा गया है संजीवनी। संजीवनी इसलिए रखा गया है क्योंकि जब भी आदमी कोई अस्पताल पहुँचे, है ना, तो वहाँ पर उसको नया जीवन मिल जाए। संजीवनी बूटी को पीने से जैसा नया जीवन मिलता है वैसा ही, तो इसीलिए संजीवनी रखा गया है राज्य चिकित्सालय का नाम। फिर विधानसभा अध्यक्ष का निवास का नाम रखा है संवेदना। अब देखो, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है ना, वो उसके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों नेता होते हैं। अब
जो बेचारा चुनाव हार के रहता है विपक्ष, तो उसके मन में थोड़ी क्या रहती है, उदासी रहती है, क्योंकि हम पार्टी किस में नहीं है, सरकार में नहीं है। तो विधानसभा अध्यक्ष को सभी लोगों, सभी पार्टियों, सभी नेताओं, सभी सदस्यों के प्रति क्या रखनी चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के निवास का नाम क्या है, संवेदना है। फिर अगर खनिज भवन के नाम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध जगह रही सोना खान। ठीक, तो सोना खान जिसका नाम ही है सोना की खान, है ना, तो खनिज भी भवन का नाम क्या होगा, सोना खान होगा। फिर अगर जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत का नाम है मितानिन। क्या, जिला पंचायत का नाम मितानिन। वही पीएचई है ना, पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय, उसका नाम है रामगिरी। क्या नाम है, रामगिरी। ठीक, समझ में आ रहा बात। तो पीएचई जो चीफ इंजीनियर होते हैं, मुख्य अभियंता होते हैं, है ना, उनके कार्यालय का नाम क्या है, रामगिरी है। फिर निगम मुख्यालय, ये नया नाम निकल के आया है, महात्मा गांधी भवन। महात्मा गांधी की जयंती पर नामकरण किया गया होगा, निगम मुख्यालय का नाम महात्मा गांधी भवन। ठीक है, अच्छा, कौन है महापौर रायपुर नगर निगम के, बहुत ही फेमस है, एजाज ढेबर। ठीक, रायपुर नगर निगम के महापौर। फिर अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग, वन को क्या कहते हैं संस्कृत में, अरण्य। तो भाई सीधी सी बात है, वन विभाग का नाम क्या होगा, अरण्य भवन होगा, वन विभाग के भवन का नाम। निगम प्रवेश द्वार को रेणुका कहा जाता है। ठीक, पूछेगा नहीं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को समेटने के लिए, सहेजने के लिए, उसके पुरातत्वों के संरक्षण संवर्धन के लिए ऊपरवाड़ा रायपुर में, है ना, एक जगह बनाया गया है, उसका नाम है पुरखौती मुक्तांगन। ठीक, समझ में आ रहा है, सभी गए होंगे। और जल संसाधन विभाग का जो कार्यालय है, उसके मुख्य अभियंता का जो निवास है ना, उसका नाम अभी रख दिया गया शिवनाथ भवन। पहले यह नाम जो था वो था सिहावा। ठीक, क्या नाम था ये, सिहावा। अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, शिवनाथ भवन। जल संसाधन विभाग का कार्यालय शिवनाथ भवन। तो छत्तीसगढ़ की 3 मुख्य नदियाँ, शिवनाथ, महानदी और इंद्रावती, इन तीनों के नाम पर भवनों का नाम आपको देखने को मिलता है। शिवनाथ जहाँ पर जल संसाधन का है, वहीं पर महानदी मंत्रालय का, और आपका इंद्रावती किसका है, संचालक भवन का नाम है। ठीक है, समझ में आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम वापस से इसको आगे बढ़ाते हैं, कल इसको फिनिश करेंगे अपन। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, है ना। हमारे कोर्सेज आप, हमारे एप्लीकेशन दक्षिण कौशल क्लासेस जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर फ्री हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा पर हमको फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।